नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम अपना सेकंड चैप्टर यानी कि जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसको, जो हमारा सेकंड चैप्टर है पतंग, वो है आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई है। और इस कविता को हम रिवाइज करेंगे। एक बार पहले हम इस कविता को पढ़ चुके हैं और पूरी तरह से उसके भावार्थ को भी हम समझ चुके हैं। और ये क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं और कविताएं आपकी परीक्षाओं का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कविता में से आपका एक स्टैंजा यहाँ पर आपके परीक्षाओं में आता है और उसमें आपको कविता का भावार्थ, कविता का भाव सौंदर्य, कविता और कवि का नाम, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। तो आपकी बुक में दी गई हर एक कविता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा आपकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके पास टाइम है कि आप एक बार फिर से कविता के भावार्थ को समझेंगे और अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और अगर आपको कॉपी में लिखना है तो उसके भाव सौंदर्य को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये आपका यहाँ पर दूसरा पाठ है और आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई ये कविता आपको यहाँ पर बताई गई है। तो आलोक धनवा जी का आप थोड़ा सा जीवन परिचय जान लीजिए और देखिए, नाम जरूर याद रखेंगे, कविता पतंग, और आपके कवि है आलोक धनवा जी। ठीक है, तो आलोक धनवा जी का जन्म 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ था। और उनकी प्रमुख रचनाएं, पहली कविता जो जनता का आदमी और 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र संग्रह है। और प्रमुख सम्मान इन्हें मिला था राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। तो ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हमने आलोक धनवा जी के बारे में पढ़ी। और आलोक धनवा जी की कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। जहाँ नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो यहाँ पर आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई कविता पतंग को हम शुरू करेंगे। और पतंग कविता आप पहले भी पढ़ चुके हैं और पतंग कविता में आपने जाना कि किस तरह यहाँ पर जो पतंग है उसके बारे में बताया गया है। और उस पतंग के द्वारा यहाँ पर आलोक धनवा जी ने बताया है कि किस तरह से जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि काव्य की जो ये दुनिया है वो रोज बनती है, इससे ये इन्होंने कविता ली है। और ये एक बहुत ज्यादा लंबी कविता है और इस कविता का केवल तीसरा भाग ही यहाँ पर दिया गया है पतंग के रूप में। यानी कि यहाँ पर कविता के बहाने जो आलोक धनवा जी हैं वो बाल सुरक्षा और उनकी उमंगों का बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण अपनी इस कविता में कर रहे हैं कि बालकों की सबसे पहले सुरक्षा और उनके अंदर जो उमंग है, बाल उमंग, उसका वो बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण कर रहे हैं। और कई बिंबों का प्रयोग करते हुए उन्होंने बालकों एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का व्यापक वर्णन किया है। जिस तरह से बच्चों के क्रियाकलापों में परिवर्तन होते हैं, उसी तरह से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का भी वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बिंबों के माध्यम से बताया है कि किस तरह से शरदकालीन ऋतु आती है और अपनी जो सुंदरता है वो बिखेर जाती है इस पृथ्वी पर। तो शुरू करते हैं हम कविता को। देखिए बच्चे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कविता के एक एक स्टैंजा को, एक एक यहाँ पर जो पद यहाँ पर दिए गए हैं, और नाम और कविता का नाम और कवि का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। पतंग, और पतंग के जो लेखक है वो है आलोक धनवा जी। अब सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। अब यहाँ पर कवि ने भादो और जो सावन और भादो होते हैं ये वर्षा ऋतु का ये समय होता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया
सवेरा हुआ, यानी कि अब जो भादों की अंधेरी रात है, जो भादों की अंधेरी रात है, भादों के जो सबसे ज्यादा बौछारें देने वाली जो भादो है, वो अब चला गया है और अब उजाला हो गया है। उजाला यानी कि अब शरद ऋतु आने लगी है। और ये उजाला कैसा प्रतीत हो रहा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब यहाँ पर कवि अपनी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि शरद ऋतु का जो सवेरा है वो इतना सुंदर है जैसे खरगोश की लाल आंखों जैसा प्रतीत होता है। जैसे छोटा सा खरगोश है व्हाइट कलर का, उसकी लाल लाल आंखें जो चमक रही हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये सवेरा चमक रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी कि शरद ऋतु सारे मौसमों को पार करते हुए, जिस तरह से कोई व्यक्ति बहुत टाइम बाद अपने गांव की तरफ लौटता है तो सारे गांव के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति के मन में भी बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वो अपने गांव की तरफ जा रहा है। तो वो फटाफट से पुलों को पार करते हुए, नदियों को पार करते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ता है। तो शरद ऋतु भी बिल्कुल उसी तरह से सारे मौसमों को पार करते हुए आ रही है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जो अपनी नई चमकीली साइकिल लेकर आई है, जिस तरह ये शरद कोई बच्चे की तरह है और जो अपने किरणों को तेजी से फैलाते हुए, जैसे बच्चे अपनी नई नई चमकीली साइकिल लेकर निकलते हैं जब रोड में, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं कि अरे सबको बताते देखो ये मेरी नई साइकिल है, देखो मेरी नई साइकिल। थोड़ी सी भी गंदी नहीं होते, उसे साफ सुथरी चमका के रखते हैं। तो शरद भी बिल्कुल उसी बच्चे की तरह अपनी लाल लाल किरणों को तेजी से फैलाए हुए आ रहा है और चमक चमक कर सबको अपने पास बुला रहा है। जोर जोर अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी कि यहाँ पर वो घंटी बजाते हुए जोर जोर से आ रहा है। जैसे बच्चे जब उनकी नई नई साइकिल होती है वो रोड में निकलते हैं तो सबको दिखाते हैं मेरी नई साइकिल है, ये मेरी नई साइकिल है, और फिर बार बार उसकी घंटी बजाते हैं, कभी बेमतलब में भी घंटी बजा देते हैं। तो इसी तरह ये शरद भी उत्साहित है और वो सूर्य इस तरह से निकल रहा है जैसे मानो चमकीली साइकिल पर सवार होकर आया हो और जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। और कैसे? चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको बुला रहा है ये पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो अब ये किसको बुला रहा है? कवि यहाँ पर कहते हैं कि बालक शरद, एक यानी कि बच्चा जो शरद है, जिस तरह हमने कहा कि शरद ऋतु आ रही है, तो ये बालक शरद जो है वो अपने चमकीले इशारों से, वो चमक चमक कर सबको इशारा करते हुए अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुला रहा है। और कैसे समूह को? जो पतंग उड़ाने वाला समूह है। देखिए पतंग उड़ाने में बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और शरद ऋतु ऐसी होती है कि जिसमें आपकी मकर संक्रांति आती है, बसंत पंचमी आती है और जिस पर बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है। और यही एक सही टाइम भी होता है पतंग उड़ाने का, क्योंकि ना तो आप ज्यादा गर्मी में पतंग उड़ा सकते हैं, ना आप बरसात में पतंग उड़ा सकते हैं। तो शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है जब बच्चे बहुत ज्यादा खुश होकर पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आकाश चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी कि अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए ये शरद आ रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी कि आकाश को वो इतना ज्यादा मुलायम और सुहावना बना रहा है, यानी कि उस मौसम को इतना ज्यादा सुंदर बना रहा है कि ताकि जो बड़े बुजुर्ग है, देखिए जब ज्यादा गर्मी होती है तो सब अंदर रहते हैं, जब बरसात होती है तो उस समय बाहर बैठने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा चारों तरफ पानी, गीला, बादल,
रहता है। लेकिन शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब बाहर निकल आते हैं। मौसम बहुत ज्यादा सुहावना रहता है, अगर धूप खिली है तो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह से आ रहा है शरद, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि ताकि पतंग ऊंची उड़ सके, यानी कि बच्चे अगर पतंग उड़ाएंगे, मौसम इतना सुंदर रहता है कि अगर बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो उनकी पतंग ऊंची उड़ सके। और जो सारा जो वातावरण है वो इस तरह का हो जाता है कि जैसे बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। हल्की हल्की पतंग जो है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, और रंगीन यानी कि बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर्स में पतंग हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो कवि है उन्होंने शरद ऋतु के आगमन की यहाँ पर बात कही है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके क्यों कहा है? क्योंकि जो बांस है उसकी जो तिल्लियां है उससे पतंग पर लगाकर पतंग को बनाया जाता है, पतंग को आकार दिया जाता है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, और शुरू हो सके, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो आकाश है वो बहुत ज्यादा मुलायम और सुहावना हो गया है, बना दिया गया है शरद ऋतु द्वारा, और सारा वातावरण इस तरह से हो जाता है कि अब बच्चे पतंग उड़ाने को तैयार हैं, और उनकी मौसम इस तरह का हो गया है कि उनकी पतंग उड़ सके। आकाश में जो बांस की सबसे पतली कमानी है वो उड़ सके, और शुरू हो सके जो सीटियां, किलकारियां हैं। यानी कि जब आप देखते होंगे जब पतंग उड़ाने का, जब बसंत पंचमी या मकर संक्रांति का दिन होता है, सारे बच्चे छतों में घूमते हैं और एक दूसरे की पतंग को कटता हुआ देखकर, एक दूसरे की पतंग को ऊंची उड़ता हुआ देखकर खूब सारी सीटियां, खूब सारी किलकारियां मारते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगर आसमान की तरफ अगर आप नजर डालो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत ज्यादा रंग बिरंगी तितलियां जो है आसमान में उड़ सके। और यहाँ पर जब कहा कि हल्का और रंगीन जो पतंग है, इसके माध्यम से बच्चों का मन जो है वो भी ऊंचे से ऊंचा उड़ना चाहता है। यानी कि उस टाइम बच्चों का मन जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, और वो भी सबके साथ ऊंची उड़ान भरना चाहता है, ऊंचा उड़ना चाहता है, पतंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और कैसे? जैसे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो यहाँ पर बच्चों की बात की है, जैसे बच्चों के तलवों में कपास बंधी हो, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। बच्चे ऐसा प्रतीत हो रहे हैं इस टाइम पे पतंग उड़ाते वक्त जैसे जन्म से ही वे कपास लेकर आए हों अपने साथ। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो बच्चों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनके पैरों में कपास बंधी हुई हो, और ना तो उन्हें कठोरता का आभास होता है, यानी कि जो आप देखते हैं जो उनकी जो छतें होती है वो नंगे पैर दौड़ जाते हैं, कहीं पर भी दौड़ जाते हैं। अगर कोई पतंग कट जाती है उसको लूटने के लिए, उसको छीनने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। तो वो ये नहीं देखते उस समय कि यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर रेत है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी घूमती हुई उन्हीं के बेचैन पैरों में आ रही हो, यानी कि वो पूरी पृथ्वी को अपनी पतंग के लिए नाप लेते हैं। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी कि जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, उन्हें कठोरता का भी कोई आभास नहीं होता,
और जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं और क्योंकि वे एक जगह टिक नहीं पाते हैं, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी कि उनको पता नहीं चलता उनकी छत कितनी ज्यादा कठोर है, उनके लिए वो छत भी अपने आप नरम हो जाती है, अपने आप मुलायम हो जाती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, आप इमेजिन कीजिए, आप बच्चे हैं, क्लास 12 के हैं, बहुत बड़े अभी आप नहीं हैं, और अगर पतंगबाजी करने पर अगर आप उतर पड़ते हैं तो ये ऐसा लगता है मानो ये जो पूरी कविता है वो केवल आपके लिए लिखी गई हो, आपके ऊपर लिखी गई हो। तो ये कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो बेसुध होकर इधर उधर दौड़ते हैं और वो कहीं भी एक जगह नहीं टिकते, और जब वो दौड़ते हैं तो कैसा लगता है? जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों दिशाएं मृदंग बजा रही हो, खुशी से पृथ्वी नाच रही हो, खुशी से पृथ्वी झूम रही हो। तो वो चारों दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वो एक जगह नहीं टिकते, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। और क्या कहा है? जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा है कि जब वे पैंग भरते हुए, अर्थात जब ऐसा लगता है कि जब पृथ्वी, जब ऐसा लगता है कि दिशाएं जो है वो क्या हो रही है, दिशाएं उनकी छत, उन्हें कभी भी छतों की कठोरता का पता नहीं चलता, और उनको जब वो दौड़ते हैं छतों में तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिशाएं मृदंग बजा रही हो, यानी कि उनकी खुशी का जो ठिकाना होता है वो इतना जोर से हंसते हैं, इतना जोर से खिलखिलाते हैं, इतने जोर से आनंद लेते हैं उस पतंगबाजी का। अगर उन्हें दूर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दिशाएं मृदंग बजा रही हो। और जब वो पैंग भरते हुए चले जाते हैं, पैंग भरते हुए चले जाना अर्थात जब वह उनके साथ चलने लगते हैं, उसके साथ दौड़ने लगते हैं किसी डाल की लचीली वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, यानी कि वो कभी कभी छत के खतरनाक किनारों पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई आपने कांड भी इस तरह के सुने होंगे कि छोटे बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गए। तो माता पिता जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचते, कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। इसीलिए अगर कभी भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप छत की किस मेड़ पर खड़े हैं, आप गिर भी सकते हैं वहां से। पैरों में शूज और चप्पल आपकी जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि छतों के किनारों तक कभी कभी वो उड़ चलते चलते जब वो पैंग भरते हैं, यानी कि जब वो कदम बढ़ाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, यानी कि डाल की तरह लचीले वेग से कई खतरनाक छतों के किनारे तक। तो खतरनाक छतों के किनारे पर जब वो पहुंच जाते हैं तो जो छत होती है उसका जो लचीलापन होता है, यानी कि जो छत है वो आज वो बच्चों पर पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरह से अर्पित है। बच्चों को वो बचा लेती है अपने आप को लचीला बनाकर। जो छतें होती हैं वो अपने आप को लचीला बनाकर बच्चों को बचा लेती है। आगे क्या कहते हैं? छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। तो उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? क्योंकि उस समय, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस वक्त उनके भीतर की जो तपस्या होती है और उनके उत्साह में जो लय होती है, यानी कि जब वो पतंगबाजी कर रहे हैं तो उनके अंदर एक अनोखा उत्साह होता है, एक अनोखा उल्लास होता है, और उसी अनोखे उल्लास को, अनोखी जो एक चमक है उसको, उसी एक जो तत्परता है उसको भी वो अपने अंदर समेट लेते हैं। वही उत्साह उन्हें बचाता है, वही उत्साह उन्हें गिरने से बचाता है।
तो सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, क्योंकि उनके अंदर एक मधुर संगीत उस समय बज रहा होता है, एक उत्साह उनके अंदर होता है और वो उत्साह उन्हें गिरने से रोकता है। पतंगों की सिर्फ उन पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। जो बच्चों की पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां है, यानी कि वो ऐसी ऐसी जगहों पर पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन उस समय भगवान और पृथ्वी पूरी तरह से उनके साथ होती है, पूरी तरह से उनका ध्यान रख रही होती है। तो पतंगों की जो धड़कती ऊंचाई है उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, यानी कि जितनी ज्यादा पतंग ऊपर होती है और उतना ज्यादा बच्चे का ध्यान जो है उस पर रहता है, ताकि उसे कोई काट ना ले और उससे पतंग छीन ना ली जाए। तो इस तरह से पतंगों की जो धड़कती हुई ऊंचाई है, यानी कि जिस ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, वो अगर बच्चे जो है, क्योंकि बच्चे उसे पकड़ कर रखते हैं। किस तरह से उड़ाते हैं आप पतंग? आपके हाथ में रस्सी होती है और पतंग आकाश में उड़ रही होती है, तो वो छोटी सी जो धड़कती ऊंचाई है वो उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, यानी कि पतंग जो है धागे से बनी रहती है और पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। लेकिन पतंगे तो आकाश में उड़ रही है, लेकिन जो उनका मन है, उनका जो हृदय है, वो भी उड़ रहा है उन बच्चों की पतंगों की उड़ान पर। उन बच्चों की पतंगों की उड़ान को वो देख रहा है और उसके साथ वो उड़ना चाहता है। आगे अपने पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र क्या होते हैं? रोम छिद्र। तो अपने रंध्रों, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके अंदर इतनी ज्यादा खुशी है कि वो पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर का जो जोश है वो उनके दिल में इतनी जोर से हिलोरे ले रहा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे स्वयं भी उड़ रहे हो। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, बच्चा कहाँ किस तरह की खतरनाक मेड़ पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है, यानी कि उसको और अधिक ऊंचाई में पतंग उड़ाना है। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि ये वसंत पंचमी या शिवरात्रि का दिन हो सकता है, जब सारे बच्चे घर से निकलकर आसमान की तरफ जाते हैं और वहां जाकर पतंग उड़ाते हैं। आगे की पंक्तियां, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यदि वो कभी गिर भी जाते हैं छतों की खतरनाक किनारे से और निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है कि अगर वे कभी भी गिरते हैं, अगर वे कभी भी गिर जाते हैं तो क्या होता है, तब भी वो बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो जो पृथ्वी है वो उन्हें बचा लेती है, उनका जो उत्साह है वो उन्हें बचा लेता है और निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और बिल्कुल निडर होते हैं, उनको कोई भी डर नहीं होता और वो चमचमाती धूप में भी, सुनहरी धूप में भी सूरज के सामने आते हैं और पतंग उड़ाते रहते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अब पृथ्वी की बात की गई है कि जो पृथ्वी है वो और भी तेज घूमती हुई आती है, यानी कि बहुत तेज वो घूमती है और अंत में उनके बेचैन पैरों के पास, जो पृथ्वी है वो उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। तो इस तरह से हमारी जो ये कविता है ये कंप्लीट हो गई है। आपने देखा कि जो ये पतंग कविता है ये आपके सैंपल पेपर में आई हुई है, तो इस कविता को आप जरूर ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो कविता का नाम है पतंग और कवि का नाम है आलोक धनवा जी। तो इस तरह से आप इस कविता को पढ़ेंगे, दोबारा से ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आलोक धनवा जी के जीवन परिचय को भी आप लोग पढ़ेंगे। अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे
उससे पहले आप इस कविता को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको कविता समझ में नहीं आई है तो आप हमें चैट के माध्यम से बता सकते हैं। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, क्योंकि कविता आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न है इनके उत्तरों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देख सकते हैं, सबसे तेज बौछारें गई, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सबसे तेज बौछारें गई प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने, यानी कि भादो गया, भादो के जाने के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि को दिखाई देते हैं उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, ये तो प्रश्न केवल आपने ही सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि सबसे तेज बौछारें आई भादो गया। इसमें जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें जो प्रकृति आपकी इधर उधर हो रही है उसका वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे, यानी कि जो जो आपने इस कविता में पढ़ा आप उसका उत्तर देंगे। आप स्वयं सोचकर उसका उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग सबसे हल्की और सबसे रंगीन और सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि पतंग को सबसे हल्की, सबके लिए पतंग को सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है पतंग के लिए। देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए पतंग जो होती है वो सबसे हल्की होती है, रंगीन होती है। इसका जो कागज होता है, अगर आपने कभी घरों में पतंग बनाई होगी तो इसका कागज जो होता है वो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा पतली होती है, पतला होता है, और उसकी विशेषता और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कागज उसका पतला होता है, कमानी पतली होती है, और इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताने का प्रयास किया गया है, यानी कि बालक के मन में किस किस तरह की चेष्टाएं आती है। और ये अत्यंत कोमल और निश्चल मन के होते हैं। जो बालक होते हैं वो बहुत ज्यादा कोमल और निश्चल मन के होते हैं, कि इनके मन में कोई भी बैर नहीं होता। इस तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की हो जाती है और आकाश में दूर दूर तक उड़ती है। और विशेषणों और यहाँ पर इस तरह के जो विशेषण हैं, कैसे विशेषण, सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी आदि विशेषणों का प्रयोग करके कवि यहाँ पर आपको पतंग के बारे में बताना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट करो। अब आपको इनका एक तरह से बिंब स्पष्ट करना है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो यहाँ पर आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके। तो आपने इसका भाव स्पष्ट करना है, आपने इसका बिंब स्पष्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए बहुत ही सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तेज बौछारें, ठीक है, सबसे पहली पंक्ति में है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो आया, सवेरा हुआ। सबसे पहले शब्द है तेज बौछारें, जिसका अर्थ होता है गतिशील बिंब, ठीक है। अगला है शरद आया पुलों को पार करते हुए। देखिए इसी पंक्ति में एक और शब्द है सवेरा हुआ। तो सवेरा हुआ का क्या अर्थ है, सवेरा हुआ में यहाँ पर आपको बताया गया है कि सवेरे होने में स्थिति, यानी कि स्थिर बिंब, जो बिंब है उसके बारे में बताया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी कि अपनी जो नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और खरगोश की जैसी लाल सवेरा,
सुबह के समय सूर्योदय होता है उसमें सूर्य किस तरह का होता है? सूर्य लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है जब सूर्य उदय हो रहा होता है। और आगे कहा आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी कि आकाश को बहुत ज्यादा सुंदर बनाते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम बनाते हुए ये जो आपके आ रहे हैं। आगे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो अगला प्रश्न है कि जो चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर जन्म लेने से वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि जो बच्चे ऐसे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। और कपास के बारे में सोचें और काम से बच्चों का और इसके कपास के काम से बच्चों का और क्या संबंध बन सकता है। तो ये प्रश्न भी आपका होमवर्क है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ने से कैसा संबंध बनता है? देखिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है, पतंगों के साथ वे भी उड़ते हैं, बच्चों के साथ उड़ने से कैसा संबंध बनाते हैं? तो पतंग जो है बच्चों की कोमल भावनाओं का परिचारिका है, और जब पतंगे उड़ती हैं तो बच्चे का मन भी उड़ने लगता है, और पतंग उड़ते समय अत्यधिक उत्साहित और पतंग की तरह बाल मन हिलोरे भी लेता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी अलग अलग बातें करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पर बताया कि बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो बच्चों के उड़ान से यहाँ पर क्या होता है कि जब पतंग उड़ती है तो बाल मन भी हिलोरे लेने लगता है, यानी कि जो बाल मन है, बच्चों का मन है जो, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, और वो भी उस पतंग की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का मन उसका करने लगता है। और इस कार्य में बच्चे रास्ते में कठिनाइयों पर भी ध्यान नहीं देते, यानी कि जो भी उनके राह में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उस पर ध्यान वो नहीं देते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, कुछ पंक्तियां आपको यहाँ पर दी गई है और उनको पढ़कर आपने प्रश्नों का उत्तर देना है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। देखिए पहला जो है यहाँ पर, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों और छतों से कूदते हैं। जब कूदते हैं तो क्या होता है, उनके जो पद चाप होते हैं, यानी कि पांव के जो उनके निशान होते हैं, वो एक मनोरम संगीत उत्पन्न करते हैं, और पूरी छत और वो संगीत एक मृदंग की तरह लगता है। सारे बच्चे जब एक साथ कूदते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने खेल में मगन है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो छतों को भी वो बिल्कुल, छतें उनको कठोर नहीं लगती, उनको भी वो मुलायम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो कवि अपनी अगली पंक्तियों से क्या कहता है कि जब बच्चे सामने हो तो छतों पर कूदते दौड़ते वक्त इनको ठोकर नहीं लगती, और यही कारण सबका ध्यान जो है वो पतंग पर रहता है, और छत की कठोरता का एहसास बच्चों को नहीं होता है, और जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। पतंग उड़ाने में खुद को बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, बहुत ज्यादा खुश वो हो जाते हैं। अगला है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या आश्रय है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से ये आश्रय है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जिस तरह से बच्चे छतों में नंगे पैर दौड़ते हैं और बहुत ज्यादा उछल कूद मचाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका जो बाल मन है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है, और एक तरह से उनके आसपास वो एक आवाज सी आती है, और वो आवाज कैसी प्रतीत होती है हमें, मानो कहीं दूर मृदंग बज रहा हो। और जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए आपको क्या
छत कठोर लगती है। तो अब आपसे पूछा गया है अगला प्रश्न जो है कि जब आप पतंग के सामने होते हैं तो छतों पर दौड़ते हुए आपको क्या छत कठोर लगती है? तो अब आप इस पर अपने मन के विचारों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है खतरनाक परिस्थिति का सामना करते हुए क्या सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? अगर आपने बहुत कठिन परेशानियां अगर झेल ली है तो उसके सामने आपको दुनिया की परेशानियां किस तरह की लगती है, कैसी लगती है? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इन प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है पतंग आलोक धनवाजी द्वारा लिखा गया वो कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पर आलोक धनवाजी द्वारा जो ये पतंग कविता लिखी गई है ये हमारी कंप्लीट होती है और इसमें पूरा जो ये कविता है ये बच्चों और बाल मन के ऊपर बनाई गई है और प्रकृति में आने वाले परिवर्तन को इसमें बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो आपकी जो ये कविता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं हेतु। आपने देखा होगा इससे पहले जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं तो सभी सैंपल पेपर में आपको इस पाठ से एक स्टैंजा, एक पद कविता का मिल जाता है जिसमें आपको भाव स्पष्ट करना होता है कविता का या कवि का नाम, कविता का नाम लिखना होता है। तो आज आप इसको घर पर जाकर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।